ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नदी की धारा के समान अपने दोनों किनारों को पकड़े हुए उतार चढ़ाव में समता स्वरूप गुरुदेव समयानुकूल दोनों किनारों की हरितमा के साथ बहने लगे। इसी तरह से 4-5 साल बड़े सुकून से निकल गए। एक तरफ अपनी उत्तम राजनीति से उन्हें अपने राज दरबार की गरिमा एवं पड़ोसी राज्यों के साथ संतुलन बनाए रखना था, वहीं दूसरी तरफ एक क्षत्रिय परिवार की आस्था अपने लिए बनाए रखना था। इसी तरह से गुरुदेव का दृढ़ता और उदारता वाला एक स्थित प्रज्ञ व्यक्तित्व सचमुच दर्शनीय था। काल चक्र पर समय की गति उनके हर कर्मों का हिसाब रखते हुए उनके हर कदम पर साथ चल रही थी। जो राज्य में दिन भर श्रमवीर तो रात्रि में विश्राम धीर थे, जिनका श्रम और विश्राम दोनों चर्चा का विषय हुआ करता था, जो उनके इतना प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का स्वयं गवाह था। वह खुशी का दिन जिसका वर्षों से इंतजार था। राजकुमार धर्मव्रत का रात तिलक का मुहूर्त आ गया, जो महाराज एतमान के पत्र की दूसरी सबसे बड़ी चिंता थी, जिसे आज महारानी ज्ञाना पूर्ण करने जा रही थीं। जबकि पुत्र धर्मव्रत के स्वास्थ्य की चिंता उन्हें अब भी थी। धर्मव्रत बड़े दयालु किंतु साहसी कुछ कम थे। उन्हें एक सज्जन न्यायप्रिय दयावान राजा के रूप में राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। वहीं राजकुमार के रूप में वीरव्रत का एक महा उद्दंड अति साहसी, राजनीति में निपुण, कूटनीतिज्ञ, महाअभिमानी, कुतर्की, जो कलयुग का मानो रावण जैसा था, गुरुदेव जैसी महान हस्ती को भी कभी कभार अतर्क कर देता था, जिसके व्यवहार से गुरुदेव चिंतित थे और उसके उद्धार के प्रति बहुत परेशान होने लगे थे। जो एक अवैध जन्मा है, जिसकी इंद्रियां देव चलित न थीं, दैत्य प्रकृति, वह सब कुछ अप्राकृतिक करने लगा। देवत्व उसके तेज के सामने नहीं ठहरता था। जब एक दिन ऐसा भी आया कि राज्य को एक बड़ा फैसला लेना था। राजमाता ज्ञाना ने फैसला लेने से पहले राज्य गुरु से कुछ बात करने की इच्छा प्रकट की, जो अपने कक्ष में काले कपड़े से अपने चेहरे को ढके हुए विपरीत दिशा मुख होकर राजगुरु की प्रतीक्षा कर रही थी। राजगुरु के रूप में गुरुदेव की राजमाता से यह पहली मुलाकात थी। राजमाता ने कहा, गुरुदेव, आपकी दक्ष बुद्धि ने चारों राज्यों को ढहा के खिलाफ एकजुट करके उसके आतंक से प्रजा को निजात दिलवाई है और राज्य की सीमाओं पर शांति भी कायम की है। लेकिन जब से पुत्र धर्मव्रत का विवाह नित्यानंद की पुत्री सुनंदा से हुआ है, तब से महाराज देवदत्त की सेना दोनों राज्यों पर लगातार आक्रमण कर रही है। हमारे कई सैनिक मारे जा चुके हैं। हमारा वन्य प्रदेश उसके कब्जे में है। इस पर राज्य दरबार में चर्चा से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या यह युद्ध अवश्य संभावी हो गया है? क्या इसे रोकने का कोई भी विकल्प अब शेष नहीं है? यह सुनकर गुरुदेव ने कहा कि इस युद्ध की जड़ आपकी नाजायज उत्पत्ति राजकुमार वीरव्रत ही है। राजकुमार वीरव्रत ने ऐसी अशांति फैलाई है कि शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची है, जिसके उत्पात की कहानियां पड़ोसी राज्यों में खूब कही सुनी जा रही हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सुनंदा और धर्मव्रत के विवाह से देवदत्त इतना भी चिढ़ जाएगा, क्योंकि यह विवाह वह अपने सेनापति से करना चाहता था, जिसका प्रतिशोध वो अब हमसे लेने जा रहा है। राजा नित्यानंद डरपोक राजा है। उनकी राजधानी अन्य राजाओं से छोटी है। युद्ध झेल पाना उनके बस की बात नहीं। राजा देवदत्त को जिस बात का पता है, इसलिए ही राजा देवदत्त उन्हें परेशान कर रहा है। माना हमारी सेना बहादुर तो है, किंतु अनुभव में राजा देवदत्त की सेना से कम है। लड़ने और जीतने का अनुभव उनमें हमसे कहीं ज्यादा है। इस बात को वह भली भांति जानता है, इसलिए वह हमें युद्ध के लिए उकसा रहा है। वह जानता है कि नित्यानंद की सहायता के लिए जब हम आगे आएंगे तो वह हमसे भी अपनी उपेक्षा का, अपने अपमान का बदला चुकाएगा और युवराज वीरव्रत की दुष्टता की वजह से वह अपनी कूटनीति में सफल भी होता जा रहा है। युद्ध न हो भलाई तो इसी में है, अतः वन प्रदेश हमें भूल जाना चाहिए। यदि उसका प्रतिशोध इतने से ही पूरा हो रहा हो, अन्यथा
युद्ध तो निश्चित है। राजकुमार वीरव्रत को कौन समझाएगा जो कि हमारा अपना अंतर युद्ध बन चुका है। दुष्ट वीरव्रत आपकी ही देन है जो कि आपकी जिद, हठ ज्ञान और असंयम से प्रयुक्त जो दुर्जय हो गया है, जो मनमानी करते हुए हमें ही पग पग पर चुनौती दे रहा है। यह कहकर गुरुदेव चुप हो गए। राजमाता के कक्ष में थोड़े समय के लिए सन्नाटा मानो दोनों की व्यवस्था को पुख्ता कर रहा हो। गुरुदेव कक्ष से बाहर निकलकर राज दरबार की ओर बढ़े, जहां आज सभी मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य थी। सिंहासन पर राजा वीरव्रत विराजमान थे, जो सभी सभासदों के साथ गुरुदेव के ही आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव के आते ही सभी ने अभिवादन किया। गुरुदेव ने ही सभा को अपने वक्तव्य में पीछे कई युद्ध के दुष्परिणाम का वर्णन करते हुए कहा कि हमारा राज्य युद्ध की स्थिति में अभी नहीं है। हमारा राजा अभी सिर्फ 25 वर्ष का है, जिसे युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है। हम युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं और हम धनवान राज्य भी नहीं हैं। यद्यप क्षति भारी है, फिर भी जिसे बर्दाश्त करना हमारी तत्कालिक मजबूरी है, क्योंकि राज्य की दशा युद्ध की इजाजत नहीं देती है। गुरुदेव की बात से अधिकतम सभासद सहमत थे, किंतु राजकुमार वीरव्रत के साथ कुछ सभासद सहमत नहीं थे। अब फैसला राजा धर्मव्रत को लेना था, जो नाम के राजा थे, जिनकी राजकुमार वीरव्रत के सामने कुछ भी नहीं चलती थी। वीरव्रत को मनाने का प्रयास जारी था, जो अति स्वाभिमानी था, जिसे गुरुदेव की बातों पर घोर आपत्ति थी। उसकी गुरुदेव के साथ तार्किक नोकझोंक चल ही रही थी। तभी राजदूत के समाचार ने सभी को अचंभित कर दिया। अब युद्ध अनिवार्य बन गया था, क्योंकि राजा देवदत्त ने नित्यानंद के राज्य पर हमला कर उन्हें बंदी बना लिया था। अब राजकुमार वीरव्रत सेनापति को साथ लेकर बिना राजाज्ञा के, बिना किसी रणनीति के उसी समय अपने वन प्रदेश को राजा देवदत्त के कब्जे से मुक्त करने के लिए निकल पड़ा। राजा, राजमाता एवं राजगुरु को गहरी चिंता में डालकर, जो राजनीति के विसंगत होकर गुरुदेव को क्रोधित और लज्जित भी कर रहा था। इस युद्ध का गंभीर परिणाम होगा, यह सभी जानते थे। घनघोर युद्ध हुआ। राजकुमार वीरव्रत ने अपने पराक्रम से वन प्रदेश को छुड़ा लिया। ठीक उसी समय वो एक बड़ी सेना के बीच चारों ओर से घिर गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। सारे साथी मारे गए, किंतु 16 साल के युवराज ने घायल होने पर भी देवदत्त के वीर सैनिकों को मौत के घाट उतारता जा रहा था, जिसका अदम्य साहस, अकल्पनीय पौरुष की विलक्षणता ने राजा देवदत्त के सेनापति को अपनी वीरता का कायल बना लिया था। ऐसा योद्धा तो सदी में कभी कभार पैदा होता है, जिसके साथ वो अपने 2 और सैनिकों के साथ लड़ रहे थे और सोच रहे थे, क्योंकि वे इसे मारना नहीं चाहते थे, सिर्फ बंदी बनाना चाहते थे। असल में इस बालक को जिसकी उम्र युद्ध के लायक भी नहीं थी, उसकी रण कौशलता का रहस्य क्या है जानने योग्य था। इसलिए काफी समय के बाद वह बंदी बनाया जा सका। गुरुदेव को अपने राजकुमार के बंदी होने एवं सारे सैनिकों के मारे जाने की सूचना मिल चुकी थी। उस पूरी रात पूरा राज दरबार अपने सैनिकों की मृत्यु एवं राजकुमार वीरव्रत के बंदी बना लिए जाने के कारण उदास होकर पूरी रात जागकर किंतु परंतु की संभावनाओं में अगली सूचना पाने तक सहम गया था। और अगली सुबह